ये भी हमें बताया है मुजम्मिल ने कि बेसिकली इट्स अ डिवाइस, ठीक है, दैट चेंजेस द इलेक्ट्रिक पावर एट वन वोल्टेज लेवल टू एसी इलेक्ट्रिक पावर एट अनदर वोल्टेज लेवल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वोल्टेज लेवल्स को चेंज करती है डिवाइस, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। ओके, तो काम कैसे करती है? सो इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द मैग्नेटिक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसकी वर्किंग होती है सारी की सारी। ठीक हो गया। ओके, फिर उसके बाद बताया था जी हमारे पास कुछ स्टेप अप होती है चीज, कुछ स्टेप डाउन होती है, ठीक है ना। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन को हम किस तरह से बात करते हैं कि स्टेप अप कब होती है, स्टेप डाउन कब होती है? कि जब आपके पास चूंकि ये ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस के ऊपर काम कर रहा है, तो जब आपके पास इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों में डिफरेंस हो, मींस फर्स्ट केस हम लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम है और आउटपुट की वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, सो दैट मींस कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप अप कर रहा है। अप से याद रखना है आपने, अप का मतलब है कि ऊपर करना, ऊपर होना, ठीक है, मींस ज्यादा करना। और स्टेप डाउन क्या होगा? उसको ऑपोजिट काम है। स्टेप डाउन क्या करेगा कि जी आपकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? उसमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये लिखा हो कि स्टेप अप कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये स्टेप डाउन कहाँ पे पड़ेगी। तो स्टेप अप जो जरूरत होती है वो जहाँ पे आपके पास पावर जनरेट हो रही होती है वहां पे आपको स्टेप अप चाहिए होती है। स्टेप अप जनरेटर वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज जनरेटर वोल्टेज, ठीक है। तो जहाँ पे जनरेट हो रही होती है तो वो उस जगह पे हम स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और जहां पे हमें यूज करनी है इन और स्ट्रीट्स, ठीक है, या सिटीज, तो वहां पे हमें स्टेप डाउन करना है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, जो वोल्टेजेस आ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, उनको हमने स्टेप डाउन करना है फॉर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी या यूटिलाइज, दोनों कामों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ये यूजली लिखी हुई स्टेप ऑफ स्टेप डाउन। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज जी, हाँ जी, ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो हम लोगों के पास नॉर्मली ट्रांसफार्मर्स, उनके अंदर वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। तो हमने वाइंडिंग्स लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था वाइंडिंग क्या होती है, कि आपके पास कोई भी एक कॉयल है, उसको आप अगर वाउंड या उसको आप रोटेट करके इस तरह से बना लो, लेट्स से ये है। तो क्लास एक्चुअली आई एम यूजिंग अ माउस, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ प्रॉपर्ली, ठीक है। पर इस तरह से आपके पास राउंड शेप में जब आप वायर को करते हो तो दैट्स इज कॉल्ड द वाइंडिंग, ठीक है। तो वो वाइंडिंग होती है। तो या तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, कुछ ट्रांसफार्मर जैसे होते हैं जिनके अंदर वन वाइंडिंग भी होती है और कुछ के अंदर मोर देन टू वाइंडिंग्स भी होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं ट्रांसफार्मर्स की, तो वो डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ओके, फिर आ जाती है फेजेस। तो क्लास यहाँ फेज वाला वर्ड आ गया तो बहुत सारे लोग फेजेस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, हमने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सिंगल फेज क्या होता है, या हमारे पास थ्री फेज होती हैं, ठीक है, चीजें सप्लाई। तो इसी तरह से अगर ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को हम सिंगल फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर को थ्री फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कुछ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो हाँ जी, तीसरी टाइप हमारे पास जो क्लासिफाई करती है वो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हमें ये चीज पता चली कि प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहेंगे हम लोग, जिसके ऊपर हम लोग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको नाम रखेंगे प्राइमरी, ठीक है। और जहां से आउटपुट लेंगे ट्रांसफार्मर की वो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ फिगर भी आएगी तो वो भी हम बात करेंगे। तो जब स्टेप अप कब होगा, अप करना है, तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी जहाँ पे इनपुट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जहाँ पे आउटपुट होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की जो लो वोल्टेज होगी और सेकेंडरी वोल्टेज वाइंडिंग की हाई होगी, तो वो स्टेप अप होगा, ठीक है। इसी तरह से स्टेप डाउन में क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज हाई होगी और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज लो होगी, ठीक है, तो वो स्टेप डाउन होगा, ठीक है। तो इसको मजीद समझने के लिए जी शहबाज बिल्कुल ठीक बताया, थैंक यू। अजमत ने भी लिखा है जी, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आते हैं जी, हम इसको बाय फिगर जो है ना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ट्रांसफार्मर की फिगर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो इसमें तो थोड़ा सा, तो ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई करनी है, वीपी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी साइड। तो दैट्स मीन कि इनपुट आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज दी सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड पे आपने वी एस लिख दी है,
ठीक है, तो सेकेंडरी है, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ से आपने आउटपुट लेनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका हमने नाम भी लास्ट टाइम कुछ पढ़े थे। तो प्राइमरी वाइंडिंग अगर यहाँ पे हम पढ़े तो एनर्जाइज बाय कनेक्टिंग इट टू एन इनपुट सोर्स, इनपुट सोर्स कनेक्ट होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी वाइंडिंग, वाइंडिंग टू विच एन इलेक्ट्रिकल लोड इज कनेक्टेड एंड फ्रॉम विच आउटपुट एनर्जी इज ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी आप बल्ब लगा देते हो, कोई रेजिस्टर लगा देते हो, एनीथिंग यू कनेक्टेड, तो आपकी यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेकेंडरी साइड हो जाएगी और ये प्राइमरी साइड। अब हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन की, ठीक है। तो स्टेप अप में क्या केस होगा कि जब आपकी वीपी की वैल्यू कम होगी और वी एस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फर्स्ट केस, फर्स्ट स्टेप अप, ठीक है, वी पी की वैल्यू लेस होगी वी सेकेंडरी साइड से। तो ये हमारा केस 1 है, दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और सेकेंडरी साइड, सॉरी स्टेप डाउन कौन सा होगा, उसमें क्या होगा कि वी पी जो वोल्टेज है वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी वी सेकेंडरी साइड। ठीक हो गया जी क्लास? यहां तक किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बहुत आसान दिया। दिस इज द स्टेप अप केस जिसमें वी पी लेस है, वी सेकेंडरी ज्यादा है। और स्टेप डाउन का केस मैंने आपको बता दिया कि वी पी साइड ज्यादा है, वी एस की हम कम लेंगे। ठीक हो गया? ओके, गुड हो गया। तो हाँ जी, ये जो आपने इस वायर की जो है ना, ये वाइंडिंग की हुई है, ये इस तरह से आपने इसको ऊपर कर्ल किया हुआ है, तो इनको अगर हम लोग कहेंगे तो इनको नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे कि आपने कितने टर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो इसको एन एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सेकेंडरी साइड पे टर्न्स कितने हैं और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स कितने हैं। ठीक होगी बात? सिमिलरली करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइडों के, यहाँ पे P फॉर द प्राइमरी करंट, S फॉर द सेकेंडरी साइड करंट। ठीक हो गया? और एक और चीज भी होती है बाज ट्रांसफार्मर में ना, ये डॉट लगा होता है, डॉट। ठीक है, तो डॉट मींस कि जो पोलैरिटी आप इस डॉट वाली टर्मिनल पे दोगे, पोलैरिटी, पोलैरिटी जब वोल्टेज की बात होती है तो वही उस डॉट के ऊपर वही पोलैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे भी प्लस मिलेगा आपको, और ये माइनस है, जाहिर सी बात है दूसरी साइड जो दूसरी टर्मिनल माइनस हो। ठीक हो गया? ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, एक प्रैक्टिकल केस होता है, एक आइडियल केस होता है हमारे पास। ठीक है, तो an ideal transformer is a lossless device with an input winding and an output winding. It has the following properties. तो जाहिर सी बात है आइडियल के ऊपर जब हम बात करेंगे, सिनारियो है या आइडियल केस के ऊपर, तो हम लोग उसके अंदर कोई फिजिकल या एटमॉस्फेरिक जो है वो इम्पैक्ट या उसका कोई इफेक्ट जो है ना अपने ट्रांसफार्मर पे हम नहीं उसको एज्यूम करेंगे कि वहां कुछ भी नहीं। तो इसमें नो आयरन कॉपर लॉसेज, नो लीकेज फ्लक्सेस, core of infinite magnetic permeability and infinite electrical resistivity, flux is confined to the core and winding resistance are negligible. अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो कि ना ट्रांसफार्मर से रिलेट कर रही हैं। तो सबसे पहले नो आयरन एंड कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये कॉपर कहाँ पे यूज होती है? कॉपर की ये जो वायर्स होती है ना, ये कॉपर मटेरियल की होती है, तो इनमें कोई भी लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल लॉस, पावर का लॉस। ठीक है, लॉस हम कहते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड ना हो और हमारी पावर जो है उसमें जाया हो रही है, उसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल हम ये चाहते हैं कि हमारा लॉस बिल्कुल ना हो, कि जो पावर जनरेट हो रही है वही पावर आगे यूज भी हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ बीच में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस नहीं होंगे। लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना, जब आप कहते हो तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। लीकेज का मतलब होता है कि कोई एयर के अंदर फ्लक्स नहीं जा रही जो जाया जा रही है, सारी की सारी फ्लक्स प्रोड्यूस जनरेट हो रही है, सॉरी यूज हो रही है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और इसी तरह से ये मैग्नेटिक, अच्छा ये जो सेंटर में है ना जिसके ऊपर ये वाइंडिंग्स हुई हुई है, इसका नाम होता है कोर। ठीक है, तो इस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिसको परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि परमेबिलिटी मींस कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इजीली पास आउट हो सकती है, पास कर सकती है। ठीक है, तो ये है। और इन्फिनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव मतलब होना कि इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो करंट नहीं फ्लो कर सकता, जस्ट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो मैग्नेट की जो लाइंस है वो पास हो सकती है, ये इस मटेरियल की होती है। और लास्ट पॉइंट इज फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द कोर एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस आर निग्लेजिबल। तो मींस के फ्लक्स हमने देखा था वीडियो में भी कि जी फ्लक्स जो है ना वो बाहर एयर में भी निकल रहा होता है और कुछ फ्लक्स इस कोर में ट्रेवल कर रहा होता है। तो हम अज्यूम ये करते हैं आइडियल केस के अंदर कि एयर के अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा, सारे का सारा फ्लक्स इस कोर में फ्लो कर रहा है। तो ये आइडियल केस सिनारियो है। और इसका ये
सर्किट सिंबल है, ठीक है, ये सर्किट सिंबल है, ये फिजिकली वो दिखाया गया है कि फिजिकल ट्रांसफार्मर इस तरह से होते हैं। और यहाँ पे ना सर्किट अगर मैंने ड्रॉ करना है ट्रांसफार्मर का, तो सर्किट इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये ए और बी, ये कॉइल्स है, ये वाइंडिंग है, जैसे प्राइमरी पे वाइंडिंग है, ठीक है। ये बीच में दो लाइनें जो हैं ये प्रेजेंट करती हैं कि इट्स अ कोर बिटवीन बोथ वाइंडिंग्स, ठीक है, और ये सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है। तो दोनों वाइंडिंग्स का आपस में रिलेशन ये किस तरह लिंक होंगी, वो इस कोर के थ्रू लिंक होंगी, और कोर में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ट्रेवल कर रही होगी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है ना हमने वो लेंजेस ला पड़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो आपके पास करंट प्रोड्यूस हो सकता है दूसरी तरफ। तो ये सारा लॉ है। ओके, वी हैव सम क्वेश्चंस। तो शहबाज सिंह के सर ऑपोजिट साइंस होते हैं। ओके, वो ये मैंने आपको डॉट का बताया था ना कि जब डॉट जहां पे आप लगाओगे तो दैट मीन्स कि डॉट के ऊपर जो भी पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव यहाँ पे है, तो दूसरी साइड पे भी आपको पॉजिटिव ही वहीं पे पोलैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो डॉट्स को यही रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जी सर ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है। हाँ जी बिल्कुल ऑयल होता है। तो ऑयल बिल्कुल ट्रांसफार्मर के अंदर रिक्वायर्ड होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस इन दी फॉर्म ऑफ हीट भी होते हैं, ठीक है, कि जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा होता है तो ये गर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो उस हीट को ना करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है, ताकि वो ऑयल में ट्रेवल करके तो हमारे पास बाहर जो है वो हीट डेसिपेट हो जाए एटमॉस्फेयर में या बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट अगेन समझा दें। ओके जी, लास्ट पॉइंट में मैंने यही बताया कि आपके पास ये फिजिकल ट्रांसफार्मर का सिंबल ड्रॉ हुआ है और ये सर्किट का ड्रॉ हुआ है, ठीक है। और ये कुछ लॉसेज है। लॉसेज का मतलब है कि आपके पास ट्रांसफार्मर में कोई भी पावर इनपुट दोगे पावर, तो वो सारी की सारी पावर आउटपुट पे आ जाएगी, कोई भी बीच में लॉस नहीं होगा। ये आइडियल केस ले रहे हैं। तो लॉस किस किस जगह हो सकता है? इस ये जो वायर वाइंडिंग की यूज हुई है इसमें लॉस हो सकता है, या ये जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है इसमें भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों लॉस हम कह रहे हैं कि नहीं है। तीसरा लॉस ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बजाय इसके कि यहाँ आपने देखा होगा कि वीडियोस में इधर भी वायर आ रही होती है और कुछ कोर में ट्रेवल कर रही है, तो हम ये अज्यूम करेंगे वो वायर भी नहीं निकल रही, सारी की सारी कोर में ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और सबसे लास्ट चीज क्या है कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे इस वाइंडिंग में, तो ये ना हो कि ये मटेरियल भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, तो ये मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे सकता, ठीक है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो ये तो आपस में शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। सो काम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हो सकता है, ये फ्लक्स के ऊपर हो सकता है कि वो म्यूचुअली इंड्यूस करें वोल्टेजेस यहाँ आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये अगेन थोड़ी सी वर्किंग है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज अ लॉसलेस डिवाइस विद एन इनपुट वाइंडिंग एंड एन आउटपुट वाइंडिंग, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये फाई जो है ना ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो आपके पास हो रही है, तो ये वो फ्लक्स है, ठीक है, फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, ये सारी बातें हो गई। हाँ, फिर हमने ना ये रिलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी ड्रॉ करके बताया था कि आपकी इनपुट पावर हमेशा और आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर में सेम रहती है, ठीक है जी। वामिक देयर आर सम, ओके थैंक यू। अच्छा जी, तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों सेम रहती है, ठीक है ना। तो इनपुट पावर का रिलेशन मैंने आपको बताया था, पावर का रिलेशन क्या होता है, P इंटू पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब V और I को आपने मल्टीप्लाई करना। और आउटपुट पावर पे क्या होगा कि सेकेंडरी साइड पे पावर PS इज इक्वल टू VS और IS, ठीक है। तो वो दोनों जब सेम होंगी तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने क्लास में भी बताया था, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP और VS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। तो मैं VP की जगह लिख सकता हूं NP और VS की जगह लिख सकता हूं NS, ठीक है। इसी जगह पे मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इज इक्वल, तो NP डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। तो इस ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ना, ये चीज, ये इसको कहते हैं टर्न्स रेशियो, ठीक है। टर्न्स रेशियो, टर्न है ना, N नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बताया था, तो ये रेशियो है NP और NS, तो ये रेशियो इसको कहेंगे टर्न्स रेशियो। तो इसको A से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ओके,
तो जब ये रिलेशन हमें समझ आता है तो यही चीज लिखी हुई है जी यहाँ पे एनपी और एनएस, ठीक हो गया। और यहाँ पे जी ओके, यहाँ पे वो सिंबल बने हुए हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे ना कुछ दो वर्ड यूज हुए, एक आरएमएस क्वांटिटीज और एक लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज, ठीक है, पीछे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे आप देखो क्या होता है, तो इसलिए ना ये टी डाल दिया टाइम, कि हर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद आप लिखोगे तो वो इस तरह से वी ऑफ टी कर दी है, ठीक है। तो अगर आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर हमने कोई इंस्टेंट पे नहीं देखनी, हमने ओवरऑल वैल्यू देखनी, तो उसके लिए आर एम एस वैल्यूज यूज होती है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन सेम ही फॉलो होता है, वी पी ओवर वी एस, आई एस ओवर आई पी, एन पी ओवर एन, ठीक है, तो वो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। नीचे ना इन सब के नाम लिख दिए गए हैं, number of turns on the primary NP, NS number of turns on the secondary side, voltage applied on the primary side, तो ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो ऊपर हमारे पास यूज हुई है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, पावर इन द आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, आरएमएस स्टैंड्स फॉर दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, ठीक है, कि आपके पास एक तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है ना, जिसमें आपके पास हर इंस्टेंट के ऊपर आप देख रहे, हर इंस्टेंट के ऊपर का मतलब है कि आप टी टाइम के ऊपर पूरी ग्राफ को देख रहे हो, किसी भी जगह पे आप देख सकते हो। दूसरा होता है आपके पास आरएमएस, के आपने उस पूरे ग्राफ को सम करके एक वैल्यू में जमा कर दिया कि ऑन दी एवरेज, एवरेज हम नहीं कह सकते, इसका रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म उससे थोड़ी चेंज होती है। तो हम उस एक वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि पूरे टाइम के ऊपर हम देखते रहे, तो हम उसको आरएमएस कहते हैं, ठीक है। तो ये वो आरएमएस वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें टी नहीं है, बस वी पी ओवर वी एस, आई एस ओवर आई पी, ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है। ओके, हाँ जी बिल्कुल शहबाज हयात, आपने ठीक लिखा हुआ, वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस, ठीक है। तो पूरा फार्मूला होता है वी एस इज इक्वल टू एन एस डी फाइव बाई डी टी। तो वो डी फाइव बाई डी टी तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कंसीडर कर रहे हैं, वो तो है ही है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन देखना चाहते हैं। अच्छा जी, तो पावर के ऊपर बात करते हैं जी। तो पावर, सबसे पहले मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है पावर का, क्या होगा जी, P इज इक्वल टू वी आई। लेकिन अगर मैं पूरी बात लिखूं, और एसी सर्किट्स चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो एसी में फेज भी आता है साथ एक, ठीक है ना, डीसी में तो फेज कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एसी में फेजेस के ऊपर बात होती है। तो जब फेज आ जाता है तो मुझे एक साथ चीज लिखनी पड़ती है, कॉज और थीटा, ठीक है। तो थीटा जो है ना, ये वो फेज एंगल है बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, तो हमने ना पहले ये कुछ अर्से पहले ये फेजेस के ऊपर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरे पास ये एक है, अगर मैं इसके ऊपर कोई ड्रॉ करता हूँ, ये और एक और ड्रॉ करता हूँ फिगर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आप लोग क्या देखते हो, आप लोग ये देखते हो कि इन दोनों के दरमियान में कितनी डिग्री का फर्क है, तो ये वो फेज एंगल है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे 0 है अगर, और ये 180 है, तो ये बीच में 90 का पॉइंट है, तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इस वाले एग्जांपल पे यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ 0 डिग्री है, अगर अगर ये मैं खुद ही लिख रहा हूँ, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये दरमियान वाला ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर लिखता हूँ, ये 180 है, ठीक है, ये जो ये वाला पॉइंट है, इसका कलर कुछ और लगा लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये 180 है। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है, ये जो सेंटर में मैंने बताया, ये हमारे पास हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये दोनों में फेज डिफरेंस है, लेट्स से ये वी है और ये आई है, तो इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अच्छा जी, तो मैं अगर पावर की फार्मूला लिखूं, तो मैं लिखूंगा वी और आई, तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन अब चूंकि एसी सर्किट्स पढ़ रहा हूं, तो मुझे कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, थीटा, तो थीटा फेज एंगल मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं कहता हूं कि इनपुट पावर मैंने लिखनी है, तो इनपुट पावर क्या होती है जी, क्योंकि इनपुट हम प्राइमरी साइड पे देते हैं, तो मैं पी पी लिख दूंगा सबके साथ, ठीक हो गया, तो वी पी आई पी कॉस थीटा पी, ठीक है। तो दूसरी चीज हम ये बताते होते हैं जब भी हम ट्रांसफार्मर्स पढ़ते हैं, कि आपके पास इनपुट पावर इज इक्वल्स टू दी आउटपुट पावर, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपका फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहती हैं, दोनों सेम रहती हैं, फेज एंगल, ठीक है, एंड
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्यों बात कर रहे हैं? बोथ आर सेम एट इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको रेड में लिखा हुआ इसलिए। अच्छा जी, ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा ट्रांसफार्मर्स के लिए। जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है ना, उनमें फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट की सेम रहती है, ठीक है। तो मैं थीटा पी है तो थीटा पी, यही बात जो अभी हमने ये पढ़ी है, इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइमरी साइड पे जो फेज एंगल है और सेकेंडरी साइड पे जो फेज एंगल है वो क्या होगा, वो सेम होगा, वो इक्वल है दोनों। थीटा पी इज इक्वल टू थीटा एस, ठीक हो गया बात। और सिमिलरली अगर मैं फ्रीक्वेंसी की मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी एट प्राइमरी साइड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एट सेकेंडरी साइड, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक होगी बात, दोनों चीजें। ओके जी, तो हाँ जी, तो रियल पावर कमिंग आउट ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, अगर मैं आउटसाइड पे पावर का रिलेशन लिखूं तो आउटसाइड पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी एस आई एस, ये तो बहुत आसान है, हमने पहले पढ़ा है, और कॉस थीटा एस, क्यों, क्योंकि एसी सर्किट्स के ऊपर बात चल रही है, तो मैं थीटा एस लिखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग कि अगर मेरे पास यहाँ पे हम देखें इस जगह पे, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है, हमने लिखा है वी एस की जगह पे लिख दिया वी पी ओवर ए। ये कहां से आया है, वी पी ओवर ए, तो ये कहां से आया है, ये देखने के लिए हम पीछे चलते हैं एक स्लाइड। ये आया है इन वाले इक्वेशन से, ये जो हमने पहले पढ़ी है, ये वाली अगर हम देखें तो मैं इसमें से ये वी पी वी एस और ए वाले को यूज करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वी पी और वी एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मुझे अगर मैं वी एस की जगह यहाँ पे मैंने लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, तो मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि जी वी एस इज इक्वल्स टू वी पी डिवाइडेड बाई ए। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है कि ए को मैं इधर, मैंने ये वाला एक फार्मूला उठाया इज इक्वल टू ए किया, ये अभी आई नहीं यूज कर रहा, ठीक है, इधर ये इक्वेशन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वी एस को इधर ले गया, ए को डिवाइड कर दिया, तो वी एस की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एस इज इक्वल टू वी पी ओवर ए, ठीक है, यही चीज आगे आता हूँ, यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक हो गया, वी पी ओवर ए। सिमिलरली आई एस की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ए इंटू आई पी, पीछे चलता हूँ, अब मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है आई एस और आई पी की जगह, तो आई एस की मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैं आई पी को इधर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इंटू आई पी, ठीक है, ए इंटू आई पी। जब मैंने ये दोनों कर लिए तो ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वीपी और आईपी बच जाएगा, वीपी और आईपी बच जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, तो जब मेरे पास वीपी और आईपी आ गया, थर्ड चीज की थी क्या थी मेरे पास कि ये थीटा था, तो थीटा एस हमने पहले ही बात कर ली कि थीटा एस हो या थीटा पी हो, दोनों सेम हो, तो मैं इनकी जगह थीटा यूज कर सकता हूँ, या थीटा एस की जगह थीटा पी पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे थीटा पी। तो मैं जब ये रिलेशन देखता हूं तो ये क्या है मेरे पास, ये इक्वल्स टू क्या था, इनपुट पावर का रिलेशन था जो हमने यहां लिखा हुआ है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगी हमेशा ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ पे रेड में भी लिखी हुई है, आउटपुट पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू इट्स इनपुट पावर, ठीक है। तो चूंकि लॉसेस नहीं कंसीडर कर रहे, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस असम्पशन कि जी आपके पास कोई भी पावर लॉस नहीं है, तो जितनी इनपुट में पावर होगी उतनी ही आउटपुट में पावर चाहिए। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन को क्या मतलब होता है, वो ये मतलब होता है कि आपके पास वोल्टेजेस या अप होंगे तो फिर दूसरी साइड पे करंट को कम होना पड़ेगा ताकि आपका ये रिलेशन जो है वो वैलिड रहे, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली हमारे पास ये पावर की एक टाइप है जिसको रियल पावर कहते हैं, इसी तरह से हमारे पास एक रिएक्टिव पावर होती है और एक अपेरेंट पावर होती है। रिएक्टिव पावर में कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ फर्क ये होता है कि आपने साइन यूज करना है कॉस की जगह पे, ठीक है, बाकी सारा उसी तरह से है, ए वी एस आई एस और साइन थीटा, तो चूंकि साइन थीटा वही साइन ही है तो वो क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है रिएक्टिव पावर।
तो क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट होगी, जितनी रिएक्टिव पावर इनपुट पे थी उतनी आउटपुट पे चलेगी। और अपेरेंट पावर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अपेरेंट पावर में